सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है और हम लोग आज फिर से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इंड एएस, द टॉपिक टुडे इज इंड एएस। वी विल start this topic today. Ind AS, we have discussed in our previous classes or videos about IFRS, International Financial Reporting Standards. उसकी क्या assumptions हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है, कैसे कैसे वो फ्रेमवर्क उसको फ्रेम किया गया था। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक Ind AS. Okay, now what is Ind AS? We need to understand it in detail. Ind AS are a set of accounting standards. ठीक है, Ind AS क्या है? ये भी set of accounting standards है। बहुत सारे क्लासेस हम देखते आ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ रूल्स, क्लियर, सेट ऑफ नॉर्म्स जो बनाया जाता है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द ग्लोब हम लोग क्या कर सके, अकाउंटिंग सिमिलर वे में कर सके। हमारा अकाउंटिंग करने का तरीका और दूसरे का अकाउंटिंग करने का तरीका, इन द सेंस अदर कंट्रीज का अकाउंटिंग करने का तरीका जो है वो सेम रहे, जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकें। क्लियर? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ रूल्स which lays the foundation of accounting. Okay, now Ind AS are a set of accounting standards notified under the Companies Act. मतलब Companies Act 2013 इसको नोटिफाई करता है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करता है। Ind AS are a set of accounting standards notified under the Companies Act 2013 that converge with the International Financial Reporting Standards. International Financial Reporting Standards वो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को एक तरह से कॉपी करते हुए, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ज कर लिया, उस तरह से उसको हमने कॉपी कर लिया, उसका नाम दे दिया इंड एएस। क्लियर? उसका नाम क्या दे दिया? इंड एएस। पहले क्या था हमारे यहाँ पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब धीरे धीरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हट जाएगा और उसके जगह पे क्या आते जाएगा, धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड क्या आते जाएगा? इंड एएस। तो क्या इंड एएस हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देसी है और इंड एएस जो है वो विदेशी है? क्लियर? सो इंड एएस इज बेसिकली अ कॉपी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ इंड एएस आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स। इंड एएस जो है ना वो बेस किसके ऊपर बेस करके बनाया गया है? साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स। मतलब इसमें जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत साउंड है, बहुत ज्यादा ही सही है, ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए। देयरफॉर इंड एएस आर सेड टू बी प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंड एएस आर सेड टू बी प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बोथ। तो आंसर क्या होगा? इंड एएस आर सेड टू बी प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीएआई इशू कर रखा है उसको हम लोग बोलते हैं रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमको याद रखना है कि इंड एएस आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस कॉन्ट्रास्ट विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर एप्लीकेबल ऑन कंपनीज ऑन विच इंड एएस आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो इंड एएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है, ठीक है। इंड एएस अलग है, किससे अलग है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि एप्लीकेबल है उन कंपनीज के ऊपर जिसके ऊपर प्रेजेंट डे में इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है। प्रेजेंट डे में जिस कंपनीज के ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर आज भी क्या एप्लीकेबल है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, विच आर रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, विच आर रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन आ रहा है नया क्या है? नया है इंड एएस, पुराना क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? और जो इंड एएस है वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, वेयर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले से इशू हो रखा था वो रूल बेस्ड होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल बेस्ड। नाउ असम्पशंस इन इंड एएस, क्या क्या असम्पशंस है? जैसे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में असम्पशन था, ठीक है, वैसे इंड एएस में भी असम्पशन, जैसे हमारा आईएफआरएस का असम्पशन था वैसे इंड एएस का भी सेम असम्पशन है। पहला असम्पशन एकदम कॉमन है, गोइंग कंसर्न असम्पशन। गोइंग कंसर्न असम्पशन ये बोलता है कि बिजनेस का जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में हमको बिजनेस को बंद नहीं करना है, कि बिजनेस चलता जाएगा। देयर इज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर। एंड क्योंकि बिजनेस का एक इनफाइनाइट लाइफ है, ठीक है, इसलिए बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न। क्लियर? दैट एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। एंटिटी जो है, बिजनेस एंटिटी को अपना ऑपरेशंस को, अपना एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेगा फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। क्लियर? इनफाइनाइट पीरियड। नाउ सेकंड असम्पशन क्या आता है? वही सेम है, एक्रूअल असम्पशन। एक्रूअल असम्पशन बोलता है द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है?
देयर आर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमने पहले भी सीख रखा है, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एंड व्हेन दे ऑकर। क्लियर, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एज एंड व्हेन दे ऑकर एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन सम फ्यूचर डेट। तो अगर फ्यूचर डेट में कोई सेटलमेंट होता है तब रिकॉर्ड नहीं करना है, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, एज एंड व्हेन दे ऑकर इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है, सपोज हमने क्रेडिट सेल किया है, गुड्स सोल्ड टू राम, उधार में सामान बेचा है, क्रेडिट सेल किया है, तो जैसे ही क्रेडिट सेल हुआ तुरंत उसको हमको रिकॉर्ड कर लेना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सेल्स रिकॉर्ड करना है। इट डज नॉट मीन कि जब कलेक्शन होगा कस्टमर से तब उसको हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, तब उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एंड व्हेन दे ऑकर, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है वैसे उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, एक्रूवल अजम्पशन है। इन डीएस में क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो इन डीएस में हमारा एक बनता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच इज बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक स्टेटमेंट बनता है। इन डीएस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली क्या आता है, जनरली आता है पीएल बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कौन कौन सा एसेट है, कौन कौन सा लायबिलिटी है। क्लियर, ये सारा बताया रहता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स। क्लियर, इक्विटी, नेट वर्थ, बिजनेस का जो नेट एसेट है उसको बोलते हैं इक्विटी। सपोज हम लोग अगर बहुत ग्राउंड लेवल पे सोचें तो कैपिटल इज ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज इक्विटी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, वही उसका इक्विटी है, वही उसका नेटवर्थ है, वही उसका नेट एसेट है। अगर कैपिटल ओवर द टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन कैपिटल, पॉजिटिव चेंज, एंड इट्स इंक्रीजिंग by with time to time, it means that business is earning a huge amount of profit. Clear, इसका मतलब बिजनेस का जो डे बाई डे क्या हो रहा है, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है, बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तभी तो उसका कैपिटल बढ़ते जा रहा है। तो ये जो चेंजेस आ रहा है इक्विटी में, जो कैपिटल में जो भी चेंजेस आया, किस रीजन से आया, वेदर इट इज ड्यू टू प्रॉफिट, वेदर इट इज ड्यू टू लॉसेस और एनी अदर रीजन, वो स्टेटमेंट में बताया रहेगा। तो हम लोग एक और स्टेटमेंट क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो पहला स्टेटमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच मींस स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दूसरा स्टेटमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तीसरा स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब बेसिकली इट्स अ पीएल, बेसिकली वो पीएल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें ये बताया रहेगा कि बिजनेस को रेवेन्यू, इनकम कहां से अर्न हुआ है, कैसे कैसे अर्न हुआ है। क्लियर, एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग सच रेवेन्यू और इनकम। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब बेसिकली क्या है, वो पीएल है, जिसमें हम लोग को ये बताया रहेगा कि इनकम कहां से आया है और एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी हम लोग बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये बताता है कि कैश का फ्लो कहां से हुआ है, किस किस सोर्स से कैश का इनफ्लो हुआ है और किस किस सोर्स से कैश का आउटफ्लो हुआ है। अगर कैश का इनफ्लो हुआ है तो उसका सोर्स क्या है, और अगर कैश का आउटफ्लो हुआ है तो उसका एप्लीकेशन कहां पे हुआ है, कहां पे उसको फंड्स को अप्लाई किया गया है, मतलब कौन कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करके पैसा आया है। सपोज कलेक्शन फ्रॉम डेटर एक अलग सोर्स है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक अलग सोर्स है। ठीक है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कैश फ्लोज। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहां हो सकता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एप्लीकेशन ऑफ फंड हो सकता है, पेमेंट ऑफ स्टाफ सैलरी एप्लीकेशन ऑफ फंड हो सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी अकाउंटिंग डिटेल है उसका हमको नोट्स बनाना पड़ता है। जैसे सपोज बिजनेस के पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, पहले इसको फिक्स्ड एसेट बोला जाता था, अभी इसका नाम चेंज हो गया, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें दो तरह के एसेट आते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो जो टैंजिबल एसेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, तो साल के शुरुआत में इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना ड्यूरिंग द ईयर इसमें हमने एडिशन किया, परचेज किया, कितना इसको ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन हुआ, कितना इसमें ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल आउट कर दिया, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको नोट्स टू अकाउंट बना के डिस्क्लोज करना पड़ता है। मतलब बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में नोट्स टू अकाउंट डिटेल दिखाना पड़ता है एक एक फाइनेंशियल आइटम्स का। क्लियर, उसी को बोलते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स। एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे बिजनेस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करता है, विच इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। इट मींस बिजनेस जो अपना है स्टॉक को वैल्यू करता है एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो बिजनेस फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको भी मेंशन करना जरूरी है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इससे
वो इससे नॉलेजेबल रहे, ठीक है, वो इससे अकस्टम्ड रहे कि द बिजनेस इज फॉलोइंग ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग इज ओके। सो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।